इंदौर डायरी के आज के अंक में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इतिहास की, खेल की और भी बाकी सारी। और इन सब बातों को करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुशीम पगारे, जो कि इतिहास के प्रोफेसर हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्टूडियो में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर पगारे साहब, आप ये बताएं कि इतिहास जो है हमारा भूतकाल है, हमारी संस्कृति का एक काल है जिसके माध्यम से हम उसे जान पाते हैं। जनरली इतिहास को लेकर जो मिथ चलता है उसको देखते हुए आप इतिहास की ओर कैसे प्रेरित हुए? देखिए, इतिहास एक ऐसा विषय है जो आपको भूतकाल की जो घटनाएं हैं जी उसके बारे में तो बताता ही है। जी जी साथ ही साथ भूतकाल की घटनाओं से हम किस तरह से वर्तमान में अपने आप को उससे सीख ले करके ढाल सकते हैं और भविष्य हमारा कैसा कर सकते हैं। तो इतिहास के बारे में जब हम, जैसे मैं पढ़ाता भी हूँ, आपको पता है, तो हम यह बताते हैं कि इतिहास केवल भूतकाल की घटनाओं का संकलन ही नहीं है, वह वर्तमान में आपका पथ प्रदर्शन करता है और भविष्य में वह आपको एक भविष्यवाणी भी करता है। क्योंकि इतिहास के साथ हम देखते हैं कि रहता है कि अगर आपने इतिहास से सबक नहीं सीखा तो आप इतिहास को रिपीट करते हैं। तो अगर पुराने समय में कोई गलतियां हुई है, आपसे उससे सबक नहीं लिया, तो भविष्य में भी वही गलतियां करेंगे। जी जी तो इतिहास एक ऐसी विषय है, एक ऐसा संकलन है जो हमारा न केवल भूतकाल है, वर्तमान भी है और भविष्य भी है, ऐसा हम बताते हैं। तो वो वास्तव में है भी ऐसा। उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें कि पाकिस्तान को लेकर के भारत के जो भी संबंध रहे 47 के बाद से, तो अगर हम उन भूतकाल में जो भी घटनाएं हुई है उससे वर्तमान में अगर हमने संकल्प नहीं लिया तो भारत पाकिस्तान फिर एक दूसरे के खिलाफ होंगे या नहीं। तो इतिहास की अनेक घटनाएं हमें सबक सिखाती है जी और अगर हम उन सबकों से सीख लेते हैं तो हम भविष्य में बेहतर हो सकते हैं। यह इतिहास हमें सिखाता है, यह इतिहास हमें बताता है। आप इतिहास के प्रोफेसर भी हैं और बच्चों को इतिहास पढ़ाते भी हैं। इतिहास के प्रति आपका ये लगाव, क्या आपकी कोई पारिवारिक पृष्ठभूमि ऐसी रही है कि जिसने आपको इतिहास के प्रति प्रेरित किया हो? जैसा कि आपने पूछा कि इतिहास को लेकर के पारिवारिक संस्कार रहे, तो बहुत से दर्शक जानते होंगे मेरे पिताजी स्वर्गीय शरद पगारे इतिहास के जाने माने लेखक रहे और ऐतिहासिक उपन्यास में उनका बड़ा विशिष्ट नाम था देश में। जी जी और जैसा कि उन्होंने मैं बताना चाहूँगा कि गुलारा बेगम उनका बहुत प्रसिद्ध उपन्यास रहा। बड़े साहित्यकार रहे हैं। जी जी जी, बता रहे थे आप कुछ। हाँ, तो मैं वही कह रहा था कि पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी, उन्होंने एक अन्य उपन्यास लिखा जिसे व्यास सम्मान भी मिला। जी तो देश में उनकी ख्याति एक ऐतिहासिक कथाकार के रूप में बहुत ज़्यादा रही, यानी बहुत लोकप्रियता थी उनकी। तो पिताजी घर में विद्यार्थी आते थे, वो स्वयं भी अच्छे स्तर के लेखक थे। जी तो सदैव वो ऐतिहासिक घटनाक्रमों को, ऐतिहासिक पात्रों को लेकर के बचपन से सुनते थे हम उन्हें बोलते हुए, लिखते हुए। उनके उपन्यास छपते थे तो उसके बारे में वो बताते थे, लोग उनके भी साक्षात्कार लेने आते थे घर में। जी 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 तो मेरा ऐतिहासिक चरित्रों, ऐतिहासिक घटनाक्रम, इतिहास के पात्रों के प्रति एक जाने अनजाने में एक लगाव सा हो गया। जी जी और कभी कभी मैं जब पढ़ता था तो मुझे वो चीज़ें अट्रैक्ट करती थी। यदि आप बाजीराव के बारे में पढ़ते हैं, आप सम्राट अशोक के बारे में पढ़ते हैं, आप हर्षवर्धन के बारे में पढ़ते हैं, तो यह जो इतिहास के बड़े चरित्र रहे, तो इनके जीवन शैली को, इनके समय के घटनाक्रमों को पढ़ करके मेरी रुचि उसमें धीरे धीरे जाने अनजाने में हो गई। मेरे पिताजी नहीं चाहते थे कि मैं इतिहास के क्षेत्र में आऊं। अच्छा। वो चाहते थे मैं कॉमर्स में जाऊं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनूं। जी 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 क्योंकि उनका जो उनकी शुरुआत थी, आर्थिक तंगी उन्होंने बहुत देखी। तो जब वो कॉलेज में प्रोफेसर थे तो वो देखते थे कि कॉमर्स के प्रोफेसर अच्छा कमाते हैं, ट्यूशन भी करते हैं जी जी और शेयर बाजार वगैरह में भी पैसा लगा के कमाई करते हैं। तो उनकी ऐसी इच्छा थी कि मैं उस तरफ जाऊं, पर मेरे को जाने अनजाने में इस तरफ ज़्यादा रुचि रही। तो उनकी इच्छा के विपरीत मैं इतिहास में आया। और फिर चूंकि पारिवारिक बैकग्राउंड था ही, तो उसमें अच्छे नंबर भी आए और फिर गुजराती कॉलेज में हिस्ट्री के
पोस्ट निकली तो मैं उसमें सिलेक्ट हो गया। तो फिर यानी इस तरह से मैं इतिहास के अंदर आया। तो ये कह सकते हैं कि जो इतिहास के संस्कार आपको परिवार से ही मिल गए थे। जी हाँ, बिल्कुल परिवार से ही इतिहास के संस्कार जी। मिले यानी। और जैसा कि आप बचपन से ही बता रहे हैं कि पिताजी के नॉवेल और उनकी चर्चाएं आप सुना करते थे, लोग आया करते थे आपके घर, तो इतिहास का कोई ऐसा कैरेक्टर जिसने आपको बहुत ज्यादा प्रभावित किया हो? देखिए, इतिहास में अनेक चरित्र भरे पड़े हैं जो कि जो उनके बारे में पढ़े वो प्रभावित हो सकता है। जैसे शुरुआत में जब फ्रेंच से बड़ा अट्रैक्शन रहा, फिर आप और इतिहास की गहराइयों में जाए तो शिवाजी, और बाद में जब मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ा बाजीराव प्रथम के बारे में जी। तो बाजीराव ने बहुत अट्रैक्ट किया। फिर आप देखते हैं कि और पीछे यदि जाएं तो सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य ने अट्रैक्ट किया, चाणक्य ने बहुत अट्रैक्ट किया। क्योंकि जो चाणक्य ने जिस तरह से ताना बाना बुना और चंद्रगुप्त को मौर्य साम्राज्य की का प्रथम राजा बनाने में जो काम किया, जो मेहनत की, तो यह चरित्र जो हैं, जब इनके बारे में आप अंदर जाकर के गहराइयाँ, या जो हम कहते हैं कि ओरिजिनल सोर्सेस को जब हम पढ़ते हैं तो वो बहुत अट्रैक्ट करते हैं। और उनके चरित्र को देख करके लगता है कि इन्होंने कैसा उस युग में काम किया होगा जो आज भी विश्व इतिहास को प्रभावित करता है। तो ऐसे चरित्र हैं। और मेरा एक अनुभव यह भी रहा कि जैसे जैसे मनुष्य की उम्र बढ़ती जाती, बचपन में आप अगर किसी को इतिहास पढ़ाए तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा जी। बच्चों को हिस्ट्री पढ़ने में बहुत रुचि नहीं रहती। पर जब मनुष्य की उम्र बढ़ती तो लोगों का इतिहास जानना, इतिहास के प्रति रुचि जागृत होते हुए मैंने जो मेरे पास भी आते हैं, मेरे पिताजी के पास भी आते थे, वो इतिहास की घटनाओं और सही इतिहास जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। तो मनुष्य जैसे जैसे उम्र में बढ़ता है उसे इतिहास अट्रैक्ट करने लगता है। लेकिन आपको तो बचपन से ही इतिहास ने अट्रैक्ट कर लिया। जी हाँ, वो जो भी पारिवारिक जैसे होता है ना, कोई अगर बिजनेसमैन है तो उसका बेटा की व्यवसाय में और व्यापार में रुचि हो जाती है, कोई वकील है तो बच्चे वकालत की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, डॉक्टर के बच्चे डॉक्टरी पेशा अपना लेते हैं। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ है। तो पिताजी तो आपको चूंकि सीए बनाना चाहते थे, आपने कॉमर्स भी लिया, बीकॉम में एडमिशन लिया, जी। उसके बाद इतिहास बस वो मेरे को मैंने किया, वह नंबर भी अच्छे आए, पर मुझे उसको पढ़ने में मजा नहीं आता, बिल्कुल भी मजा नहीं आता था। यानी आपको मैं स्वीकार करता हूँ सभी आपके कैमरे के सामने भी कि मैं जब सीए की परीक्षा देने जाता था, विश्वविद्यालय में केंद्र हुआ करता था इंदौर यूनिवर्सिटी, तो मैं घर से साइकिल लेकर के निकलता था और हॉल में जाता ही नहीं था। बाहर यूनिवर्सिटी का जो अहिल्याबाई का स्मारक है वहाँ बैठ करके 3 घंटे बाद आ जाता था। अच्छा। तो मुझे बिल्कुल रुचि नहीं थी वो गणित के सवालों में, कैलकुलेशन में, शीट में जी। और मैं बस इसी तरफ मेरा ध्यान रहता था। तो अंततः फिर मैंने इसे ही एमए की रहा, हिस्ट्री में ही एमए किया। फिर मैंने दूसरे विषय नहीं देख लिए, यानी जीत करके। जी। फिर आपने पीएचडी भी की है? जी हाँ, जी हाँ। तो किस विषय में थी, क्या था वो? देखिए, पीएचडी चूंकि मैं पढ़ाने के व्यवसाय में आ गया था, मैं कॉलेज में पढ़ाने लगा था, तो फिर उसमें आगे प्रमोशन के लिए और धीरे धीरे यूजीसी के नियम भी कुछ इस तरह आए कि जो कॉलेज में पढ़ा रहे हैं उन्हें पीएचडी करना अनिवार्य है। अच्छा। तो मैंने फिर पीएचडी भी की और मेरा जो रिसर्च था वो मैंने मध्यकालीन मालवा के जनजीवन के ऊपर किया था। अच्छा। क्योंकि जब हम लोग पीएचडी करने के क्षेत्र में गए तो उस समय देश विदेश, राष्ट्रीय चरित्रों के या राष्ट्रीय स्तर की बातों के ऊपर शोध करने के बजाय स्थानीय स्तर के शोध को ज़्यादा महत्व दिया जाना शुरू हुआ। अच्छा। तो चूंकि हम इंदौर के हैं, मालवा के हैं, तो मेरा जो फोकस था रिसर्च का वो मालवा के जनजीवन के ऊपर था, मध्ययुगीन मालवा। तो मध्य युग में मांडव का भी नाम? हाँ, मांडव का बिल्कुल उसमें हमारी बैकग्राउंड में भी मांडव बना जी हुआ है। हाँ, जब मैं घुसा स्टूडियो में तो मैंने देखा तो मांडू के बारे में यदि हम देखें तो मध्यकाल का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण शहर था जी। अकबर भी यहाँ आया, जहांगीर भी यहाँ आकर के रहा। अच्छा जी। तो मांडव एक तरह से चूंकि यहाँ की मालवा की आबो हवा बहुत ही बढ़िया थी जी,
और आपने वो कहावत सुनी होगी कि सुबह बनारस शबे मालवा। तो जो मालवा की जो रातें हुआ करती थी, इसके बारे में जहांगीर ने भी लिखा है, वह इतनी शीतल हुआ करती थी गर्मी के दिनों में कि यहाँ आकर के मुगल शहजादे बादशाह लोग 2-2 महीने रुका करते थे। अच्छा, तो उन्होंने कुछ महलों का निर्माण भी कराया। मतलब गर्मी की छुट्टियां वो यहाँ मनाने आया करते थे। जी हाँ, ऐसा हम कह सकते हैं। और हालांकि अकबर जब आया तब तो वह रूपमती की तलाश में आया था, अच्छा, क्योंकि बाज बहादुर रूपमती बाज बहादुर मांडू का सुल्तान था। थोड़ा सा मैं आपको मांडव के संदर्भ में आपने बात निकाली तो मैं बता दूं कि मांडव सल्तनत पीरियड का, जब दिल्ली में सल्तनत बिखरी, सुल्तान लोग कमज़ोर हुए, तो अफगानी मूल के लोग इधर उधर हुए। तो कुछ लोग जैसे दिलावर खां गोरी मांडव में आकर के बसा, तो उसने 1401 में मांडव की स्वतंत्र सल्तनत की स्थापना की। अच्छा, तो 1401 से लेकर के हम अकबर के आने तक देखते हैं 1561-62 तक मांडव सल्तनत स्वतंत्र रही, और तभी यह सब महल और ये इनका बड़ा विस्तार हुआ। फिर अकबर ने आकर के फिर वो मुगलों के अधीन चले गया। जब अकबर को रूपमती के गायन और उसके सौंदर्य की चर्चा उसने आगरा में सुनी, जहाँ यानी मुगल काल में, मैं बताना चाहूँगा कि आगरा वॉज द कैपिटल। भारत की जो राजधानी थी वह आगरा हुआ करती थी, दिल्ली हुआ नहीं करती थी, ये आगरा में ज़्यादा रहते थे। शाहजहाँ ने बाद में ये अवश्य कुछ समय, शाहजहाँ और औरंगजेब ने दिल्ली से भी राज किया, पर मूलतः फिर भी मुगलों के समय राजधानी आगरा रही। और आपको, जैसे आपने भी पढ़ी है इतिहास, कि लड़ाई भी हुई उत्तराधिकार की, तो आगरा में ही जाकर के औरंगजेब बैठा तक ऊपर। तो आगरा में जब रूपमती के किस्से और उसकी गायकी की बड़ी चर्चा सुनी अकबर ने, तो उसने फिर आदम खां को भेजा, अटैक किया मांडव में, और फिर मांडव की स्वतंत्र सल्तनत समाप्त हुई और मांडव में मुगलों के अधीन चले गया। पर रूपमती को हासिल नहीं कर वह रूपमती को हासिल नहीं कर पाया, क्योंकि रूपमती ने आत्महत्या कर ली जी। उसने जहर खा लिया और उसे सशरीर तो प्राप्त नहीं कर सका। और बाज बहादुर का क्या हुआ? बाज बहादुर बाद में देखिए कि विडंबना देखिए, यही मैं इतिहास का आपको कहना चाहूँगा कि कैसे इतिहास में हम देखते हैं कि जो बाज बहादुर रूपमती को इतना चाहता था, हारने के बाद वो भाग गया, दक्कन की तरफ भागा, बुरहानपुर में उसने शरण ली। बुरहानपुर में भी एक सल्तनत हुआ करती थी, फारूकी सुल्तान हुआ करते थे जिनके अधीन था बुरहानपुर, तो उसने वहाँ शरण ली, पर बाद में वो वापस आया और मुगलों के अधीन हो गया वो। अच्छा, तो जिस अकबर ने उसका साम्राज्य छीना, उसकी पत्नी की मृत्यु का कारण बना, वह मुगलों के साथ हो गया। तो यही इतिहास का एक तरह से आप वो कह सकते हैं कि आप देखते हैं कि तमाम तरह के चरित्र मिलेंगे आपको। राणा प्रताप मिलेगा जिसने घास की रोटी खाना मंजूर था पर अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, और दूसरी तरफ बाज बहादुर अकबर के साथ हो गया, मुगल के साथ हो गया बाद में। तो एक तरह से जिसे कहते हैं कि हिस्ट्री में तरह के चरित्र भरी पड़ी है इतिहास, जिसे हमें आश्चर्य होता है कि ऐसा कैसे हो गया, और हुआ ऐसा। और निश्चित ही जैसा आप बता रहे थे कि इन गलतियों से सबक लेकर हम अपना बाकी चीज़ों को सुधार सकते हैं। जी जी, तो इतिहास हमें यही सिखाता है कि हमने अगर कोई हिस्ट्री में हम गलती हुई है तो उससे हम सबक सीखें और हमारा भविष्य ठीक करें, जी, भविष्य को संवारें। भविष्य की बात चली है तो चूंकि हमारे कई जो दर्शक होंगे, कुछ जो भी पढ़ रहे होंगे, करियर की तलाश में होंगे, तो चूंकि आप तो इतिहास पढ़ा ही रहे हैं, आपका तो करियर ऑलरेडी बना हुआ है, पीएचडी आपने बाद में की है, अगर कोई छात्र स्टूडेंट इसको करियर के रूप में लेना चाहते हैं इतिहास को, तो इसमें क्या संभावनाएं देखते हैं? देखिए, संभावनाएं किसी भी विषय में हो सकती हैं, इतिहास में भी वैसी ही संभावनाएं हैं जी। अगर आप हिस्ट्री को पढ़ते हैं, हिस्ट्री को समझने में रुचि रखते हैं, तो निश्चित तौर पर आप बीए में या एमए में या अपनी स्टडीज़ में इतिहास के विषय को चुनेंगे जी। पर इसके साथ ही साथ आप अगर इसी को करियर बनाना चाहते हैं तो इसमें करियर की संभावनाएं, मैं सभी दर्शकों विशेषकर युवा विद्यार्थियों को कहना चाहूँगा कि इसमें भी अनेक संभावनाएं हैं। इतिहास के अध्येता के रूप में, प्राध्यापक के रूप में आप शिक्षक बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं यूनिवर्सिटी कॉलेज में जी। साथ ही साथ आप बिना इतिहास के आप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर नहीं बन सकते। जी जी।
पीएससी अगर कोई भी विषय का विद्यार्थी पीएससी करना चाहता है, यूपीएससी करना चाहता है, तो उसे हिस्ट्री का नॉलेज होना, क्योंकि जनरल स्टडीज़ में लगभग 70% 60% इतिहास के प्रश्न आते हैं। जी। तो आपको न केवल इंडियन हिस्ट्री बहुत अच्छी होनी चाहिए यदि आप आईएएस अफसर बनना चाहते हैं, डिप्टी कलेक्टर बनना चाहते हैं, या जो भी पीएससी के थ्रू प्रशासकीय सेवाओं में आना चाहते हैं, तो हिस्ट्री उन्हें पढ़ना ही पड़ती है जनरल स्टडीज़ के हिसाब से भी, और साथ ही साथ आपके एक ऑप्शनल विषय के रूप में भी आप उसे ले सकते हैं। क्योंकि देखिए हिस्ट्री में इसलिए संभावनाएं बनती हैं क्योंकि हिस्ट्री को यदि आप पढ़ लेते हैं तो हिस्ट्री में कोई परिवर्तन नहीं होता। अकबर था तो था, उसके साथ के जो घटनाक्रम थे तो थे, और अगर आपने उसे अच्छी तरह याद कर लिया तो फिर उसमें कोई चेंज नहीं होता, क्योंकि वो तो इतिहास में हो गया, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। बस उसका आपको एनालिटिकल एबिलिटी होना चाहिए। आप ट्रैवल एजेंसी के साथ जुड़ सकते हैं, आप बहुत अच्छे गाइड बन सकते हैं, आप म्यूज़ियम के डायरेक्टर बन सकते हैं यदि आपको इतिहास पढ़ने में रुचि है तो, या इतिहास में रुचि है तो। आप इसके साथ ही साथ एक और बहुत अच्छा फील्ड है कि आप क्रिएटिव राइटिंग कर सकते हैं। जैसा आपने देखा होगा अभी जो बॉलीवुड में ऐतिहासिक कथानकों के ऊपर बहुत कुछ सीरियल बन रहे हैं या फिल्में बन रही हैं। अभी काफी फिल्में आ गई। अभी हम देखें तो छावा फिल्म चल रही है, शिवाजी के पुत्र के चरित्र को लेकर के बनाई गई है। तो क्रिएटिव राइटिंग में कौन लगेगा? अगर किसी ऐतिहासिक पात्र के ऊपर आप कुछ काम कर रहे हैं या फिल्म बना रहे हैं या सीरियल बना रहे हैं, तो जिसने इतिहास पढ़ रखा है वही तो वो काम कर सकता है। तो क्रिएटिव राइटिंग भी एक फील्ड है जो हिस्ट्री के विद्यार्थी को एक ओपनिंग देता है। तो बहुत संभावना है, ऐसा नहीं है। मतलब इतिहास न केवल हमें गलतियां न दोहराने की शिक्षा देता है, बल्कि रोजगार के अवसर भी उपलब्ध करा रहा है। जी बिल्कुल। ये तो हुई बात इतिहास की। इतिहास के साथ साथ आपकी खेलों में भी बड़ी रुचि रही है। जी हाँ। और आप क्रिकेट के खिलाड़ी भी रहे हैं। जी हाँ। और आकाशवाणी के कमेंटेटर भी हैं। जी जी, मैं स्वयं क्रिकेट खेलता था जब कॉलेज में था विद्यार्थी, और इंदौर यूनिवर्सिटी को भी रिप्रेजेंट किया मैंने 2-3 बार। और कुछ क्रिकेट में ऐसा लगा कि समय जा रहा है और करियर नहीं बन रहा है, बहुत आगे जा कर के खेल नहीं पा रहे हैं, तो फिर मैंने उसे एकदम छोड़ दिया। अच्छा। मुझे लगा कि मैं अगर बड़ा क्रिकेटर नहीं बन पाया तो मेरा क्या होगा। तो वही बात आई कि फिर रोजगार मिलेगा कि नहीं, नौकरी मिलेगी नहीं। तो मैंने यानी जब एमए हिस्ट्री कर रहा था उस समय मैं क्रिकेट मैंने छोड़ दिया, और बाद में फिर इधर शिक्षक के रूप में अपने आप को मैंने किया। पर क्रिकेट में चूंकि बहुत ज़्यादा रुचि थी और मेरे साथ में खेलने वाले खिलाड़ी अच्छे स्तर, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक गए, इंडिया को भी रिप्रेजेंट किया। मैं नाम लेना चाहूँगा जैसे नरेंद्र हिरवानी, या फिर बाद में अमय खुराशी अभी भारतीय क्रिकेट टीम की तरफ से खेले। तो क्रिकेट में रुचि थी और कुछ लेखन में भी रुचि रही, तो क्रिकेट के ऊपर लिखना भी उस जमाने में शुरू कर दिया, खेल पत्रकार के रूप में, एक समीक्षक के रूप में। तो विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में लेख छपने लगे जी। फिर एक बार इंदौर में रणजी ट्रॉफी क्रिकेट मैच हो रहा था, तो उस समय हम लोग मैच देखने गए थे, तो वहाँ पर आकाशवाणी की टीम भी बैठी हुई थी। तो वो खुद चल करके आया हमारे पास कि कोई कमेंट्री का टेस्ट देना चाहता हो तो हम रिकॉर्डिंग कर लेंगे। तो हम 3-4 लोगों ने दिए, हमने रिकॉर्डिंग यानी टेस्ट दिया। अब सिलेक्शन मेरा ही हुआ उसके बाद जी। और उसके बाद मैंने कई मैचों में कमेंट्री की आकाशवाणी से, वर्ल्ड टेस्ट मैच, वनडे, इंटरनेशनल। अभी पिछले साल भी वर्ल्ड कप के मैचों की कमेंट्री का मुझे अवसर मिला जी। तो आकाशवाणी से बहुत मैचों की कमेंट्री की। आपके दूरदर्शन के जो डीडी स्पोर्ट्स चैनल है उसमें भी कई मैचों की कमेंट्री कर चुका हूँ मैं। तो निश्चित ही जब आप कमेंट्री करते होंगे तो बहुत सारे क्रिकेट की खिलाड़ियों से भी आपकी मेल मुलाकात होती होगी। जी हाँ बिल्कुल। आप अगर कमेंट्री करते हैं और विशेष तौर पर इंटरनेशनल लेवल पे कमेंट्री करते हैं तो वो जो बैच वगैरह मिलता है तो आप ग्राउंड में भी जा सकते हैं, पिच भी देख सकते हैं, और एक्सपर्ट के रूप में भी खिलाड़ी आकर के आपके साथ ही बैठते हैं। तो अनेक खिलाड़ी, चेतन शर्मा जो पुराने टेस्ट क्रिकेटर थे, आकाशवाणी के साथ बहुत आते थे, और हमारे जब भी मैं दिल्ली मैचों में कमेंट्री टेस्ट मैच की करने जाता था तो चेतन शर्मा रहते थे। अनेक खिलाड़ियों से मुलाकात हुई। और अच्छा क्या होता है कि जो कमेंट्री बॉक्स रहता है उसके पास ही टीवी कमेंट्री का बॉक्स भी रहता है,
तो सभी रवि शास्त्री, सुनील गावस्कर, ये लोग अपनी कमेंट्री करते हैं। सिद्धू हैं, मैच रेफरी भी वहीं रहते हैं जो अभी इंडिया के मैच रेफरी हैं, जवागल श्रीनाथ। तो अनेक खिलाड़ियों से मुलाकात हुई, संपर्क हुआ। तो इसमें इन खिलाड़ियों से मेल मुलाकात के दौरान कोई रोचक घटना हुई हो, कोई रोचक किस्सा जो शेयर करना चाहें आप हमारे दर्शकों के साथ? अनेक घटनाएं हुई हैं, और विशेष करके जब आप कमेंट्री करते हैं तो जो कमेंट्री की जो पोजीशन रहती है वह बिल्कुल पिच की लाइन में रहती है। जहाँ भी कमेंट्री बॉक्स बनता है स्टेडियम में, वो वहाँ से निश्चित तौर पर मैच बहुत ही अच्छा दिखता है। तो जब आप बहुत एकाग्रता से उसमें कमेंट्री करते हैं और उसमें बिल्कुल मैच में इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो मैंने ये अनुभव किया कि आप मैच को रीड करने लगते हैं। कप्तान अब क्या करेगा ये कमेंट्री करने वाले को समझ में आने लगता है। अच्छा। कि अब वो इसको बॉलिंग पे बुलाएगा, अब वो फील्ड की ऐसी चेंज करेगा। तो मैंने कई बार महसूस किया, और जैसे आप कमेंट्री में एकाग्रता से आप बोलते हैं कि अब इस मैच में ऐसी सिचुएशन में आ गया है कि अब वो बॉलर आएगा, तो पता लगा अगले ओवर में कप्तान ने उसे ही बॉलर दे दी। तो वो चेतन शर्मा का से साथ मैंने 2-3 मैच किए, तो वो बड़े कहते थे तुमको कैसे समझ में आ गया कि ये यही बॉलर आएगा। हालांकि चूंकि फिर ऑन एयर तो आप उनसे बोल नहीं सकते, पर बाद में जब बातचीत होती थी तो वो एग्री करते थे कि हाँ समझ में आने लगता है कि अब क्या होगा। ये फील्ड प्लेसमेंट और उनके बिहेव से थोड़ा बहुत आप अंदाज? हाँ, फील्ड प्लेसमेंट से अंदाज लगता है, बिहेवियर से अंदाज लगता है, और फिर मैच में चूंकि आप दिन भर उसको देख रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं, उसके साथ जुड़े हुए हैं, तो वो फिर धीरे धीरे समझ में आने लगता है कि अब ऐसा होगा, अब ऐसा होगा। एक खिलाड़ी जाग जाता है आपके अंदर का। हो सकता है। तो ऐसी कोई घटना जो फील्ड में रही हो, मैदान में किसी खिलाड़ी के साथ आपका कोई ऐसा रोचक वाकया? मैदान में तो चूंकि खेल चलता रहता है तो आप तो खैर वहां तो जा नहीं सकते जी। मैदान के बाहर जरूर उनसे मैच के बाद उनसे इंटरेक्शन होता है, और वो भी प्रभावित होते हैं जी जी कि हाँ हाँ ऐसा उस समय हमने ऐसा किया या ऐसा बोला है। आपने टेनिस की भी कमेंट्री की है, और उसके लिए शायद आप कई बार? टेनिस की मैं रिपोर्टिंग करने के लिए गया था, यानी जहाँ पे सैटेलाइट मैचेस होते थे इंदौर में भी, तो उसको भी कवर किया जी। पर मुझे सौभाग्य मिला कि विंबलडन जाकर के टेनिस को मैंने देखा और कवर किया। यानी अच्छा, तो वह एक अलग अनुभव था, रोमांचक अनुभव था। जब आप जाते हैं तो पूरी वर्ल्ड का मीडिया वहाँ पर रहता है, वर्ल्ड मीडिया उसको कवर करता है, और विश्व स्तरीय सारे खिलाड़ी भी वहाँ रहते हैं। तो वह एक अपने आप में रोमांचक अनुभव था। करियर की बात करें तो वर्तमान में क्रिकेट में बहुत सारी संभावनाएं बन गई हैं, बहुत सारे मैचेस हो रहे हैं, अलग अलग टूर्नामेंट, ट्रॉफीज। तो अगर कोई खिलाड़ी जिसका इसके प्रति लगाव है, क्रिकेट के प्रति, उन्हें कुछ संदेश देना चाहेंगे? नहीं, देखिए बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। अभी हम जब यह रिकॉर्डिंग कर रहे हैं दूरदर्शन के स्टूडियो में, तो आईसीसी की चैंपियंस ट्रॉफी चल रही है जी, रणजी ट्रॉफी के मैचेस भी चल रहे हैं, विमेन क्रिकेट अपना चल ही रहा है जी। तो ऐसा नहीं है कि आप शीर्ष स्तर के टूर्नामेंट में आप नहीं जा सकते। क्रिकेट इतना ज़्यादा बढ़ गया है, या कोई भी खेल इतना व्यावसायिक स्तर पर उसका यानी विस्तार हो चुका है कि अगर कोई व्यक्ति इस क्षेत्र में आकर के अपने आप को स्थापित करना चाहे तो वह कर सकता है, बशर्ते उसका एक तो एक्सप्रेशन अच्छा हो, भाषा के ऊपर उसका नियंत्रण हो, अच्छी भाषा बोल सकता, और एक उसका फ्लो हो। तो अगर खेल का ज्ञान है, उसका फ्लो है, और उसकी भाषा के ऊपर उसका कमांड है, तो निश्चित तौर पर इसमें कैरियर की बहुत संभावना है। एज ए कमेंटेटर कि न केवल कमेंटेटर, आप अंपायर बन सकते हैं, आप पिच क्यूरेटर बन सकते हैं, आप वीडियो एनालिस्ट बन सकते हैं, आप स्कोरर बन सकते हैं। यानी इतनी संभावनाएं हैं उसमें कि आप ऐसा मत सोचिए आप खिलाड़ी बने तो आपको उस खेल से कुछ नहीं मिलेगा। आप उस खेल से अभी भी प्राप्त कर सकते हैं, और बहुत अच्छा पैसा मिलता है। अगर आप पिच क्यूरेटर हैं, अगर आप स्कोरर हैं, आप अंपायर हैं, तो आपको, यानी विशेष करके मैं क्रिकेट के संदर्भ में कह सकता हूँ कि बहुत अच्छा पेमेंट है। बहुत अच्छी संभावनाएं हो गई हैं खेल के क्षेत्र में भी। तो डॉक्टर पगारे साहब, आप स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों को बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इंदौर डायरी का ये अंक हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए
नमस्कार।